नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल एक्शन में है, काफी सक्रिय दिख रहे हैं। कल विधायकों की 15 विधायकों को शपथ दिलाए संसदीय सचिव के। आज विधायक दल की बैठक है, बैठक ले रहे हैं और शाम तक निगम मंडल की सूची भी शायद जारी हो जाएगी। कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है, लगातार निर्णय लिया जा रहा है, चाहे गोबर खरीदने की हो, किसान न्याय योजना हो, चाहे पीडीएस के लेकर हो, बाकी चीजों के लेकर हो। प्रशासनिक फेरबदल में भी काफी सारे फेरबदल किए गए हैं। इसके मायने क्या है? क्या राजनीतिक रूप से बीजेपी जिस हिसाब से अचानक सक्रिय दिख रही है और विशेषकर जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद आशान्वित हुई है, क्या उसको पटखानी देने के लिए कांग्रेस कमर कस ली है? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो रणनीति, वो खाका बना रहे हैं जिससे बीजेपी के हाथ केवल निराशा ही लगेंगे? क्या रणनीति है और क्या कांग्रेस सोचती है? इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सच्चिदानंद उपासने, वरिष्ठ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता है। साथ ही हमारे साथ बाबूलाल शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है। तीनों मेहमानों का स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा धनंजय सिंह ठाकुर से। धनंजय जी, इसका अर्थ क्या समझा जाए? जिस हिसाब से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, बीजेपी यह दावा कर रही है कि सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद सीख ली है। क्या अपनी गति पर है, सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, या फिर जिस हिसाब से बीजेपी आशान्वित है उस आशा को धूलिसात करने के लिए, खत्म करने के लिए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है? धनंजय जी। देखिए होता जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ ग्रहण के चंद मिनटों के बाद से सक्रिय हैं। राज्य के किसानों के हित को लेकर, राज्य के नौजवानों के हित को लेकर, राज्य के सुख समृद्धि को बनाने के लिए। इसके आज परिणाम किया, छत्तीसगढ़ जो है आर्थिक रूप से मजबूत खड़ा हुआ है इस आर्थिक मंदी के दौर पर। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विपरीत जाके काम कर रही। चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं या भी राजस्थान में जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो धन बल के ताकत के आधार पर केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग कर ईडी सीबीआई को भेजकर अगर वो लोकतंत्र के चुनी हुए सरकार को अस्थिर कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी धोखे में है। आप देखेंगे गोवा में इन्होंने इस प्रकार की हरकतें की। गोवा की जनता ने इनको नकार दिया, अरुणाचल में इनको जनता ने नकार दिया, राजस्थान में जनता ने इनको नकार दिया, मध्य प्रदेश में जनता ने इनको नकार दिया और छत्तीसगढ़ में भी जनता ने इनको नकार दिया। और छत्तीसगढ़ ने 15 साल के सरकार को 15 सीट में समेट दिया है। तो जनता के नकारे जाने से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक धरातल खो चुकी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो 18 महीने में छत्तीसगढ़ के हित लिए जो काम किए हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। इस प्रकार के बयानबाजी कर सुर्खियों में रहने का भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। जी जी, सच्चिदानंद उपासने जी, बीजेपी मुद्दाविहीन हो चुकी है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री एक्शन में है। कांग्रेस का कहना है, क्या कहेंगे? जिन मुद्दों को लेकर और जन घोषणा पत्र के माध्यम से गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाकर यह सरकार में आए थे, लगातार उन मुद्दों को जो जनहित जनता से पूछकर जन घोषणा पत्र बनाया गया था, उस पर अमल नहीं होना, इस बात की स्वीकारोक्ति स्वयं इनके वरिष्ठ मंत्री माननीय टीएस बाबा के द्वारा की गई। और स्वयं उन्होंने कहा कि यदि ये नहीं हुआ तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। तो आवाज़ उनके कांग्रेस के अंदर से ही और सरकार के अंदर से ही आई है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों को लेकर मुद्दों की राजनीति कर रही है। और यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है और इनके वचनों को याद दिला रही है, इनकी शपथ को याद दिला रही है, गंगा जल को याद दिला रही है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सरकार का विचलित होना स्वाभाविक है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां कांग्रेस की पूरे देश भर में बनी हैं,
एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पीटी गई अपने ही गुटबाजी के चलते, राजस्थान में जिस प्रकार की स्थितियां दिख रही है कांग्रेस का युवा नेतृत्व जिस प्रकार से वंशवाद से नाराज होकर कांग्रेस को छोड़ता जा रहा है, ये सब परिस्थितियों को देखते हुए जो आनन फानन में और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में भी नाराजगी दिख रही थी, उन सब को चलते और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इनके खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है, इनके मुद्दों को लेकर एक आंदोलन किया जा रहा है लगातार, तो स्वाभाविक रूप से आनन फानन में कि छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान के समय नाराजगी या गुटबाजी खुलकर न आ जाए, मध्य प्रदेश के समान खुलकर न आ जाए, तो सबको खुश करने के दृष्टि इसका मतलब 18-19 महीने की सरकार से इस पर कोई कवायद नहीं की गई और अचानक 1-2 महीनों में जिस प्रकार से ये सक्रियता दिख रही है जो आप कह रहे हैं, तो ये इसके पीछे भय का वातावरण है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी कला है और यही उसको सब शांत करने के लिए ये लगातार आनंद फानन में सबको झुंझुना धराया जा रहा है, सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि आपको इसका मतलब आपके समय भी जो लोग दिए जा रहे थे वो भी झुंझुना ही था। जी जी जी, ठीक है। बाबूलाल जी शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आ रहा हूं सर बाबूलाल जी, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदरूनी कलह को उन्होंने एनकेस करने का, भुनाने का कोशिश में सफलता मिली बीजेपी को, छत्तीसगढ़ में उस तरह की परिस्थिति अभी तक बनी नहीं है। फिर कांग्रेस के जो भी चीजें हो रहे हैं या जैसे लोग कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि आगे बीजेपी के हाथ कुछ लगेंगे या निराश ही लगेगा? बाबूलाल जी देखिए, यहाँ पर परिस्थितियां भिन्न हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की परिस्थितियां भिन्न थी। वहां पर 5-7 सीटों का फर्क जो है वो एक महत्वपूर्ण बात होती है। यहाँ पर जो है छोटी मोटी डिफरेंस नहीं है, 15 अगेंस्ट 69 है। और कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ हो जाए, तो यहाँ खतरा तो नहीं है सरकार को। फिर भी अगर ज्यादा लोग नाराज हो जाते हैं तो पार्टी चलाना मुश्किल होता है और अगले चुनाव के लिए परेशानी होगी। इसलिए जो है संतुष्ट करना जरूरी है। आज देखिए 1.5 साल गुजर गया, 1.5 साल में उन्होंने नियुक्तियां नहीं दी, किन्हीं कारणों से टलता रहा, तो क्या हो गया? कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यही 1.5 साल अगर इस तरह से मध्य प्रदेश में हो जाता या और कहीं हो जाता तो स्थिति बिगड़ जाती। तो यहाँ की स्थिति जरा मजबूत है। मध्य प्रदेश में भी तो नहीं हुआ बाबूलाल जी, मध्य प्रदेश में भी आप याद करिए, सरकार जब थी कांग्रेस की तब भी इस तरह की संसदीय सचिवों की और बाकी चीज की बात नहीं बनी थी। तो मेरा सवाल है वो अलग बात कि है। बीजेपी मैं कोई चीज कहने जा रहा हूं आपको कि संसदीय सचिव बनाया जाना या संगठन में स्थान देना, यहाँ पर बहुत से लोगों ने मेहनत करके जो है इस सरकार को बनाया है। उसमें पत्रकारों का भी हाथ है, पत्रकारों ने भी बहुत मदद की थी। तो इस तरह जो है सबको संतुष्ट करने की बात। तो आप चाहते हैं कि पत्रकारों को भी निगम मंडल में स्थान दे दिया जाए? निगम मंडल की बात मैं नहीं कह रहा हूँ श्रीमान, मैं कह रहा हूँ कुछ न कुछ उनको कहीं ना कहीं कोई न कोई एडजस्टमेंट मिलेगा। आप देखिएगा, मुझे लगता है इस बात को मैं जानता हूँ। तो इसलिए जो है ना, अपने लोगों को संतुष्ट करना बहुत जरूरी होता है। चुनाव आने आगे भी जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में भी ये ख्याल था। भारतीय जनता पार्टी भी कोई बची हुई नहीं है, या कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उसको अपने लोगों को संतुष्ट करना होता है, क्योंकि उन्हीं कांधे पर पैर रख करके ही सत्ता बनती है। सत्ता पे पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, धनंजय सिंह ठाकुर, तो काम कैसे चलेगा, ये बात है। जी जी, यहाँ खतरा कुछ नहीं है। सत्ता अगर खाली एक, ठीक है, और लोगों को भी मौका देना चाहिए काम सीखने का, तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी हड़बड़ी में है? धनंजय जी देखिए, होता जी, संसदीय सचिव बनाना, आयोग, निगम, मंडल, इन सब में नियुक्ति करना, ये सरकार के एक अंग की तरह ये सब काम करते हैं। आप देखेंगे सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ ग्रहण के बाद किसानों कर्ज माफी घोषणा करते हैं। उसके 2 महीने पश्चात लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद 2 उपचुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में, फिर त्रिस्तरीय नगरीय पंचायत चुनाव होते हैं, नगर निकाय की चुनाव होती है। उसके बाद एक कोरोना महामारी संकट, जो केंद्र की मोदी सरकार के फलताओं कारण जिससे हर राज्य पीड़ित है,
तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती गई कि नियुक्तियों में देर हुई है और उसकी वजह है, और किसी प्रकार का कोई असंतोष की बात नहीं है, सभी को उनकी जिम्मेदारियां दी जा रही है। और लगातार आप देखेंगे, मैंने जैसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस वादा के अनुसार, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का मसला की बात कर लूं, या महंगाई कम करने का वादा हो, या 30 रुपये 35 रुपये लीटर में पेट्रोल डीजल देने की बात कर लूं जनता को, ये सारे लोक लुभाने वादे करके छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी सरकार बनाए, लेकिन दोनों जगह इन्होंने वादा पूरा नहीं कर पाया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार किसानों को 21 रुपये धान की कीमत नहीं दे पाए, ना तो 300 रुपये बोनस दे पाए हैं, ना तो युवाओं को जो रोजगार देने का वादा किया था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक युवा को नौकरी देंगे। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए, वादों को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी असफल ही। सुनिए होता जी, एक मिनट, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, राज्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार अपने तमाम वादों को पूरा कर चुके हैं। 36 बिंदुओं में वादा किए थे, 22 बिंदुओं से अधिक वादों को हमने पूरा कर दिया है। इसके बाद भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। इसलिए एक मनगढ़ंत कहानी, झूठी कहानी, और जो इनकी परंपरा है, मैं कहता हूं जैसे मोदी जी कहते हैं कि उनके खून में व्यापार है, ये उनका शपथ ग्रहण के बाद का स्थिति थी। तो जनता जिस चीज को नकार चुकी, जो भाजपा को नकार चुकी है, ये धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने आज बयान भी दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कांग्रेस में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी वो संभावना तलाश रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उसका अगर लोबालोब उसका समझ निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए, तो बीजेपी संभावनाएं तलाश रही है। कितनी संभावनाएं आप देंगे? धनंजय जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सत्ता के बिना बीजेपी की स्थिति वो हो जाती है जैसे बिन पानी बिन सून जो मछली बोलते हैं, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी को जाती है। चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, या गोवा उसमें बात कर लूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश की, कर्नाटक की, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो दिख रही है कि जनता इनको नकार चुकी है। अब जनता जब इनको नकार दी, इनको इस बात का विश्वास हो चुका है कि आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे, इनको इन जगह पे सफलता नहीं मिलेगी, और जनता की नाराजगी का दुष्परिणाम ये होगा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को भी जाना होगा 2000 ठीक है जब चुनाव होंगे उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, महाराष्ट्र की हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, इसको निरंतर आखिर ऐसा आपको क्यों लग रहा है, प्रयास ये लोग कर रही है। तो क्या आप धनंजय जी, क्या आपको लग रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार को भी अस्थिर करने की प्रयास है बीजेपी की? जैसे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है लोकतंत्र के विपरीत जाके काम करना, जनता के इच्छाओं के विपरीत जाके काम करना। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जहां जहां पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष दल के लोग हैं, उनको अस्थिर करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं, पश्चिम बंगाल की बात कर लूं, मध्य प्रदेश में जो हुआ घटनाक्रम किसी छुपा नहीं है, राजस्थान में इनके जो रोक लगी हुई है, तो कहीं ना आपका जवाब चाहूंगा में लगी हुई है। उपासना जी, मैं इसी पे आपका जवाब चाहूंगा। आप लोग का सीधा आरोप है कि आप जानबूझ के जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार है उसको अस्थिर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो सब नहीं किया जो कांग्रेस ने 60 सालों तक और विपक्ष की सरकारों को भंग करने का काम किया, अस्थिर करने का काम किया। इतिहास साक्षी है, यदि उसको एक एक कर गिना है तो सारा कांग्रेस का खाका जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर आज वर्तमान में पूरे देश, महाराष्ट्र की घटना देखे हैं, की लहर चल रही है, महाराष्ट्र की जनता सो के नहीं उठ पाती है, राज्यपाल महोदय जी मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं। अब आप ही बोल लीजिए, अब आप ही बोल लीजिए, चलिए बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, आइए बोलिए उपासना, बात रखिए आप। मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं बोलिए, धनंजय जी बोलिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के आप नहीं बोल लीजिए, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, बोलिए डिस्कशन करते हैं। मैं आपको समय देता हूँ, मेरा समय मैं आपको देता हूँ, चलिए बोलिए, मेरा समय मैं आपको देता हूँ, बोलिए आप। ये तो बोलिए ना, आपका बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, विधानसभा में होता है, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, मेरे पास नहीं है, आपके पास है, बोलिए ना आप बोलिए, आप ही लोगों को तो बोलना है, बोलिए। उपासना जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। चलिए, मैं मौन हूं, आप बोलिए। जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं, देखिए होता जी, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, यदि आपको मेरे को बुलाना है तो ऐसे प्रवक्ताओं को मत बुलाइए जो बीच में बोलते हैं।
उनकी बात पर मैंने एक शब्द नहीं बोला, पूरी तरह सुनता तो रहा। थोड़े से मेरी बारी टोका से टाकी तो को भी आप मेरे पसंद को नहीं करेंगे तो disturb कैसे होगा करते सर? बोलिए। अरे आप इतने सीनियर हैं उपासना जी, आप मेरे को पहले बोल तो लेने दीजिए, पूरा बोल लेने दीजिए। आपको दूसरी बार जब अवसर मिले तब आप टोकिए ना, पहले मैं अपना पक्ष तो रख लूं। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा, मैं भी Done. अपना पक्ष रख लूं, उसको क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हैं? ठीक है, रख लीजिए सर। ये गलत परंपरा लीजिए कांग्रेस की है और आप लोग उसको गलत परंपरा को प्रश्रय दे रहे हैं। वो आप अब क्या सुनिए ना, जब मेरी आपको नींद ये टूट गई, जब दिग्भ्रमित बोला करना था, चाहते हैं। अब क्या बोलूंगा? वही तो चाहते थे लोग, यही तो मैं कह रहा हूं, वो चाहते थे कि आप वो तो विषांतर क्या हो जाएं, दिग्भ्रमित और आप करेंगे? विषांतर हो वो गए। भारतीय जनता पार्टी को 50 साल से दिग्भ्रमित करते आ रहे हैं। आज देश में ये हालत हो गई उनकी, दिग्भ्रमित करते करते खुद दिग्भ्रमित हो गए। ना तो कोई राहुल को पसंद कर रहा है, ना कोई But आप सोनिया ये- को पसंद कर रहा है। ये हालत पूरे नहीं, देश में हो गई है। नहीं वो ठीक है, गई थी सोनिया नहीं गए, राहुल एक नहीं बात गए, मुझे अब बताइए। वो प्रियंका गई, अब प्रियंका की भी नहीं चली। तो ये पूरा वंशवाद को एक एक कर उतार दे तो किसी की नहीं चलने वाली है। अब इस प्रकार की स्थिति पूरे देश भर में हो गई है। और छत्तीसगढ़ में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने आप स्वीकार कर रहे हैं। अरे हम क्यों कुछ कहेंगे भाई, हम तो केवल अपने मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास जो मुद्दे हैं, आपने 2,500 रुपए, आपने कहा था कि 2,500 रुपए हम किसानों, हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज कहाँ है वो बेरोजगारी भत्ता? आज किसान नौजवान जो है वो आपसे कह रहा है कि भैया हमारा बेरोजगारी भत्ता हमारे खाते में जमा करो। आज आपने जिस दिन से कहा है उस दिन से वो जिम्मेदार हो गए आपने आज तक नहीं दिया। आपने किसानों का सारा कर्जा माफ नहीं किया। आज भी किसानों के सारे बैंक के नोटिसें आ रही है, किसान आज भी चला गया है। आपने जो कहा था कि 2,500 रुपए हम समर्थन मूल्य देंगे, आज तक वो न्याय योजना के नाम पर अन्याय किया जा रहा है किसानों के साथ। ये तो आपकी मंशा दिखती है इस प्रदेश में। केवल ये कहने देने से नहीं कि हमने ये वादे पूरे कर दिए, वो वादे पूरे कर दिए, आपने किया कुछ नहीं है। आप केवल गोबर खरीदने के लिए नौजवानों को कह रहे हैं कि गोबर खरीदिए, 1.5 रुपए में गोबर खरीदिए। इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? लोगों को छत्तीसगढ़ का नौजवान क्या गोबर खरीदेगा? क्या आपको उसको गोबर खरीदने के लिए पढ़ा लिखा इंजीनियर होता जी? इस प्रकार से जो है, देखिए उपासना जी, आपने एक बार बोल दिया मत टोकिए, वो कुछ बोल नहीं रहे। बेरोजगारी भत्ते की बात ही न करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? 6 साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना दूर की बात है, 40 करोड़ लोगों के हाथ से रोजगार छीनने का भाजपा ने किया है। ये बात की थे किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का देश में देंगे। ये तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बनने के बाद वादे के नहीं दे पाए। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार 25 रुपए धान की कीमत दे रही है, तो यही भारतीय जनता पार्टी और यही केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार उसमें अवरोध उत्पन्न करने का काम किया है। ये बात कर रहे थे किसानों को 2500 नहीं मिला। पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को 2500 दाम दिया। दूसरे चरण में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को पहली किस्त मिल गई है, और इसे साक्षी है डॉक्टर रमन सिंह जी और धर्मलाल कौशिक जी। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये बता दे, जो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले थे वो कब देंगे? फिर महंगाई की बात करेंगे, फिर बेरोजगारी भत्ते की बात समझ में आता है। उसको भी आप आने देते हैं। आप स्वास्थ्य योजना यहाँ पर लागू नहीं किया। किसान सम्मान निधि के नाम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। खाद बीज के दाम इन्होंने बढ़ा दिया। डीजल में लूटमार करने का काम केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार करी है। दीनदयाल वसूली योजना पेट्रोल डीजल में चल रहा है। ये कुल मिला के आप देखेंगे होता जी, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीते 6 साल में जो विफलताएं उनकी रही है, पूरे देश की जनता उनको नकार दी है। मैं गोवा की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, कर्नाटक की या मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र की, भारतीय जनता पार्टी को कहीं बहुमत नहीं मिला है। भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि जो सरकार की विफलताएं उसका दुष्परिणाम आने वाले दिनों में उनको मिलेगा। तो विपक्षी दलों को कमजोर करके उस नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को छुपाने लगे हैं। ये जनता समझ चुकी है और लोकतंत्र में इनके जो कृत्य है नहीं चलेगा। ना धनंजय जी, पर आपके लोग जा रहे हैं तो आप देखिए, आप लोग अपने घर में संभाल नहीं पा रहे हैं लोगों को, ये आपकी कमजोरी है। नहीं, मैं धनंजय जी एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहले होता था लोग जिसको वोट दिए वो सरकार बनाया, फिर आया राम गया राम। फिर बीजेपी की सरकार में ये बात निर्णय लिया गया कि ना, दल बदल कानून लाएंगे, जिसके तहत जो जिस सिंबल से लड़ा है वो दल बदल करेगा तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। और एक रास्ता ढूंढ लिया गया, चाहे गोवा की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या जिस तरह से राजस्थान में राजनीति हो रही है, ये तो आज की राजनीति है। आपको तो इधर राजनीति को सुचिता की बात जब करते हैं
तो जब आप सत्ता में रहेंगे तब कानून लाएंगे, इससे कैसे बचना है, या फिर जो राजनीति अभी हो रही है इसको काउंटर करने का आपके पास फॉर्मूला क्या है धनंजय जी? देखिए, जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजकर जो विपक्षी दल के नेताओं को डरा रही, धमका रही है, जेल भेजने का जो धमकियां दे रहे हैं, किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र के चुनी हुई सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार काम कर रही है। और आप देखेंगे राजस्थान में भी इनके जो प्रयास थे, जो इनके काले कारनामे थे, इस पर विराम लगा हुआ है। राजस्थान के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस जो सहयोगी दल हैं, गहलोत सरकार के साथ खड़े हुए, यहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे भी उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद फिर से वहां पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में तो इनके जो उचित प्रयास है कहीं दूर नहीं, पूरा नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने प्रयास किया था, उसका भी जवाब महाराष्ट्र जनता ने इनको दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ना तो लोकतंत्र पर विश्वास है, ना कुछ पे विश्वास है। बाबूलाल जी, आजकल ऐसा हो गया है कि ईडी और इनकम टैक्स की छापा पड़े तो लोग कहने लगे क्या देखो विधायक सही है कि नहीं है, ये बातें उठने लगी है। आखिर इस नए पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? वैसे कहा जाता है युद्ध और प्यार में सब जायज है, तो क्या ये स्थिति वैसा ही है बाबूलाल जी? शंका केंद्र पर इसलिए जाती है कि जिस राज्य में गड़बड़ियां शुरू होती हैं, थोड़ा झोल होता है, वहीं पर छापे पड़ते हैं और वहां पर दबाव की स्थिति पैदा की जा रही करके आरोप लगते हैं। ये सबसे पहली बात तो ये है। अभी देखिए, जब ये दो पक्ष है, भाजपा कांग्रेस पक्ष विपक्ष, किसी भी सरकार को अस्थिर करना है तो सरकार, बाबूलाल जी, किसी भी सरकार को आप तो सरकारों को बहुत करीबी से देखते आ रहे हैं पिछले 40 साल में, 50 साल में। अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, मेरा सवाल है क्या सरकार को अस्थिर करने से पहले जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनको डराओ, धमकाओ या वो इस तरह की काम हो जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है? ये पहले भी था या आजकल की नई बात है? वही तो मैं कह रहा हूं कि जिन राज्यों में परेशानियां पैदा होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हुई तो वहां भी छापे वाली बात आई, और अभी राजस्थान में तो वहां भी गहलोत के करीबियों के छापे पड़ने की बात आई, तो वो आरोप केंद्र पे जाएगा ही जाएगा कि केंद्र जो है अस्थिर करने का प्रयास कर रही, डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल सही है, आरोप लगेगा। मैं बात दूसरी कह रहा था कि ये पक्ष और विपक्ष दो है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विपक्ष पे कांग्रेस थी, तो वही शब्द, वही आरोप, वही प्रत्यारोप, कोई मानने को तैयार नहीं कि रमन सिंह अच्छा काम कर रहा है कोई। और जब आज भूपेश बघेल की सरकार है तो निश्चित रूप से जो है विपक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी वो भी वही शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, कभी मानने को तैयार नहीं कि भूपेश अच्छा काम कर रही है। वो अलग बात है। बाबूलाल जी ने जो है गोबर खरीदने के मामले में जाकर के प्रशंसा की है, वो अलग मुद्दा है। आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि जब ये जो यहाँ पर जो सरकार स्थिर करने का प्रयास तो नहीं है, मैं उस पर एक जवाब देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर 69 विधायक आज मौजूद हैं। अगर इनको कुछ सरकार में गड़बड़ी भी करना होगा तो 25 से 30 विधायक तोड़ना कोई मामूली काम नहीं है। ऐसा कोई लीडर नहीं, मैं बाबूलाल जी एक दूसरा चीज कह रहा हूं। बाबूलाल जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जहां राजनीतिक अस्थिरता होती है सबसे पहले उस प्रदेश का विकास ठप हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों की रुख जो है राजनीति की तरफ हो जाती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ बने, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थिरता रहने के कारण हम विकास के सोपान चढ़ते रहे और झारखंड पीछे रह गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बड़े संक्षेप में। एकदम सही, मैं वही तो कह रहा हूं, यहाँ अस्थिरता की स्थिति नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थितियां क्या हैं विकास के मामले में सब जानते हैं। हमारे यहाँ स्थितियां अच्छी हैं और ग्रामीण आधारित राजनीति चल रही है। ये बिल्कुल एक नयापन जरा दिख रहा है। ग्रामीण आधारित राजनीति बगैर शायद ये सोचते गांव के आदमी है कि गांव पर ध्यान दोगे तो अगला चुनाव भी हम जीत लेंगे। ठीक है, अभी से चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, सारी बातों को लेकर आप सुन लिए। तीनों मेहमान सच्चिदानंद उपासने जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी और बाबूलाल जी शर्मा, तीनों मेहमानों का धन्यवाद। पर मेरा सवाल एक है, राजनीतिक अस्थिरता सरकार बनाना या बिगाड़ना अपनी जगह पर है, पर जनता छत्तीसगढ़ की जो है उनके विकास के काम ठप हो जाएंगे अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी। इसकी जवाबदारी किसकी होगी? सरकार
आएंगे जाएंगे, पहले होता था 3 साल 5 साल में आते थे, पर अब अगर इस तरह के भय की वातावरण होगा तो सरकार के साथ साथ विकास भी बाधित होता है, और इसकी जवाबदारी भी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए, लेना चाहिए। वही जिस तरह से राजनीतिक सक्रियता दिख रही है, निश्चित रूप से अगर बीजेपी सक्रिय है तो कांग्रेस भी सक्रिय रहेंगे, हमारे पैनलिस्ट ने कहे। आज समय हो गया है, कल एक नए मुद्दे को लेकर फिर उपस्थित होंगे। हमें दीजिए विदाई।